तेजी से बदलती दुनिया और इंसानियत के मायार को सामने रखते हुए भारत के जेल के निजाम में भी इस्लाहात की जरूरत को महसूस किया गया। हर दिन जेलों में बंद हजारों कैदी अपनी सजा काटते हुए जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनका मकसद सिर्फ सजा भुगतना है या उन्हें सुधरने का मौका भी मिलना चाहिए। साल 2023 में भारतीय हुकूमत ने इस सवाल का जवाब देते हुए मॉडल प्रिजनर्स एक्ट पेश किया। इस कानून का मकसद सिर्फ कैदियों को सजा देना नहीं, बल्कि उनके रिहेबिलिटेशन और उनकी बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाना है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत की जेलों में लाखों कैदी बंद हैं, जिनमें से कई अपनी जिंदगी में एक नया मौका चाहते हैं। मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023 इसी सोच को बढ़ावा देता है। भारतीय आईन के तहत उन्हें इंसानियत का हक दिया गया है और इस नए कानून में उनकी जहनी और जिस्मानी सलामती के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। कानून के तहत कैदियों के लिए तालीम और सेहत का बंदोबस्त किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि जेल से बाहर आने पर वो समाज में अपना ताउन दे सकें। बीएनएस की दफा 202 में कैदियों के रिहेबिलिटेशन के लिए भी तफसील से जिक्र किया गया है। ये कानून न सिर्फ कैदियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, बल्कि उनको सुधरने और फिर से समाज का हिस्सा बनने के रास्ते को भी आसान बनाएगा। आज की पेशकश में मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023 और कैदियों के हुकूक पर माहिरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी। कोई गैर कानूनी काम मत करना, वरना सजा मिलेगी या फिर जेल जाना होगा। लेकिन क्या जेलों में बंद हर शख्स मुजरिम है? आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि जेलों में बंद तकरीबन 76% कैदी विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल हैं, और इन अंडर ट्रायल कैदियों से मुताल्लिक सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और हमारी मुल्क की अदालतें भी तशवीश का इजहार कर चुकी हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता बरस हुकूमत ने जेल और जेल में बंद कैदी दोनों की हालत में सुधार के लिए और बेहतर निज़ाम के लिए 130 साल पुराने कानून में बड़ी तब्दीलियाँ की हैं, और इसी ज़िम्न में पिछले साल लाया गया द मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023। आदाब, अपना मुल्क अपना आइन की आज की इस पेशकश में हम जानेंगे कि क्या हैं जेल में बंद कैदियों के हुकूक और क्या कहता है मॉडल प्रिजनर्स एक्ट। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं तिहाड़ जेल के एक्स पीआरओ और लीगल एडवाइज़र जनाब सुनील कुमार गुप्ता साहब, और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट अजय कुमार पांडे साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी हैं, जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले सुनील कुमार गुप्ता जी से जानना चाहूँगा कि जब हम जेलों की बात करते हैं, आपका लंबा तजुर्बा रहा है जेल के ताल्लुक़ से, और कैदियों के ताल्लुक़ से कानून की बात की जाती है तो सबसे पहले हम बहुत पीछे जाते हैं। तकरीबन 130 बरस पहले 1894 में कानून आता है। उस पुराने कानून में क्या कुछ ऐसी खामियां आपको नज़र आती थी कि जिनको ख़त्म करके मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023 लाया गया? जी, जो 1894 का जो एक्ट था, कॉलोनियल एरा का एक्ट था, उसमें डिस्क्रिमिनेट किया हुआ था कि जैसे अगर फलां आदमी अगर इस जाति का है तो ये काम करेगा, इस जाति का है तो ये काम करेगा, इस जाति का है तो ये काम करेगा, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डेप्रिकेट किया और उस पर डायरेक्शन इशू किए हैं। दूसरा उसमें क्या था कि उसमें जो यूरोपियन प्रिजनर थे, क्योंकि ब्रिटेन जो है यूरोप का एक पार्ट था, जो यूरोपियन प्रिजनर थे उनके लिए अलग ट्रीटमेंट की बात की गई थी। जैसे एक मास्टर होता है, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होती है, और सब्जेक्ट जो होता है उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होती है। तो उसमें उनके लिए तो सारी सुविधाओं का कहा हुआ था यूरोपियन प्रिजनर्स के लिए, और जो इंडियन प्रिजनर्स थे उनके लिए अलग सुविधाओं का वो था। और जो सबसे बड़ी बात थी कि उस जो 1894 का प्रिजन एक्ट था वो खाली सिक्योरिटी के बारे में था कि आपने प्रिजनर्स को जो है सिक्योर रखना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्रिजन एज वेल एज प्रिजनर। ये था उसमें कि कोई प्रिजनर जेल के अंदर मरे नहीं, कोई प्रिजनर भागे नहीं, खाली इतना कंसर्न होता था जेलर का। जबकि जो नया जो एक्ट आया है उसमें खाली ये वाला काम नहीं है कि आपने उनकी सेफ कस्टडी रखनी है, आपका ये भी काम है उनको रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन और देयर रीइंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी,
ये भी जेलर का एक काम है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें और पुराने एक्ट में। जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इसी फ़र्क को और बारीकी से समझना चाहेंगे अजय कुमार पांडे जी से। सर, किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही थी जहां ये ज़रूरत महसूस की गई कि एक नया कानून होना चाहिए, और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो क्या कुछ ख़ास है इसमें? देखिए, हम इसको कुछ ऐसे कहना चाहेंगे, पढ़े हैं जेल खानों में वतन की याद क्या करना। तो जेल खाने का मतलब ही था कि आप वतन भूल जाएं, होमलैंड भूल जाएं, मातृभूमि भूल जाएं। पढ़े हैं जेल खानों में वतन की याद क्या करना, जहां ज़माना बेदर्द है वहां फरियाद क्या करना। तो जेल जाने का मतलब था कि फरियाद के सारे दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए गए। वतन से मैं मगरूर हो गया, निकाल दिया गया, सारे राइट्स मेरे छीन लिए गए। जैसा कि सर कह रहे थे सुनील गुप्ता साहब कि उस कानून में और इस कानून में जो एक मूल है कि उसका जो कोड था ना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कैदियों को तोड़ दो। वो आज़ादी के दीवाने थे, आज़ादी के लिए मांग करते थे, उनको जेल में डाला गया, उसमें बहुत सारी संख्या लोगों की थी। तो उनको इस तरह से ख़त्म कर दो कि वो फिर आज़ादी की मांग करने की हिम्मत हिमाकत न कर सके। और जो सर ने कहा कि समाज का आईना है जेल, उससे गलती में देखिए, क्राइम को भी अगर हम कहें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्राइम, ओमिशन और कमीशन। कुछ तो हमने जानबूझ के किया और कुछ अनजाने में हमसे हो गया। आप दोनों को सेग्रेट नहीं करते। फिर देयर आर बिजनेस क्राइम, देयर आर व्हाइट कॉलर क्राइम। बिजनेस में मुझसे टैक्स नहीं दिया गया, लगान नहीं दिया गया तो अंग्रेज मार के जेल में डाल देते थे। तो क्या वही फिर स्वतंत्रता के बाद हमारे साथ हो कि अगर हमने इनकम टैक्स नहीं दिया या मेरे से कोई डिफॉल्ट हो गया, समय पे मैंने नहीं दिया। पीएमएलए कानून की बात करूं, मेरी बात हुई उन लोगों से कि भाई जब ये कानून आ रहा था तो बहुत शिद्दत से बहस हुई कि अगर कोई, मैंने विदेश से पैसा ले लिया और उसको मैं कहीं डिक्लेयर नहीं कर पाया तो वाई फॉर दैट आई शुड बी पुट बिहाइंड बार्स। आप पिनल इंटरेस्ट लगा दो, 10 टाइम्स टैक्स ले लो हमसे। देखिए, दुबई के जेलों की मैं आपको यहाँ पे एक चर्चा करना चाहूँगा। वहाँ पे बड़ा डिफरेंस है बिजनेस क्राइम और दूसरे क्राइम में। अब चेक बाउंस भी एक क्राइम। अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने आपको चेक दिया और मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया। अब आप तो मुझे जेल में उठा के डाल दें। अब जेल में उठा के डालने से क्या क्या होगा? 10 लोग 20 लोग जो उस व्यवसाय पे सरवाइव कर रहे थे वो गए, मेरे बाल बच्चे गए, और मैं तो ताउम्र सुनील गुप्ता साहब को पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो दुबई ने इस चीजों को रियलाइज किया, क्योंकि वहां पे अगर चेक बाउंस का क्राइम है तो आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड कंपनियों को स्थानीय थाने में रिपोर्ट कीजिए, वो बंदा उठा के लाया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। तब तक, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर है, उसका पासपोर्ट सीज कर लिया जाएगा कि वो देश से बाहर ना भागे, और उसको जेल के अंदर फैक्स मशीन, टेलीफोन, सेक्रेटेरियल सर्विसेज, कंप्यूटर, सारी सुविधाएं दी जाएगी कि भैया तुम अपना बिजनेस रन करो, ये पैसा चुका दो और बाहर जाओ। बट हमारे यहां सुनील सर तो ग्राउंड जीरो एक्सपीरियंस है कोई ऐसा प्रावधान? चोरी करने वाला, डाका डालने वाला, रेप करने वाला, मर्डर करने वाला, ऑर्गेनाइज करने वाला, सब की एक कैटेगरी, सब एक बराबर है। लेकिन कुछ लोगों को तो हमारे देश में भी इस तरह की सहूलत मिल जाती है, उसके बारे में मैं सुनील सर से जानना चाहूंगा, उस पर वो रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले जब बात दुबई की जेल की हुई और भारत की जेलों की हो रही है, तो मैं सुनील सर से ये जानना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में कितनी तरह की जेल हैं, किस किस तरह की जेल होती हैं, और तकरीबन अगर हम अंदाजे की बात करते हैं तो हमारे मुल्क में कितनी जेलें हैं? देखिए, करीब करीब 1350 के करीब जेलें हैं। और जेलें जो हैं, सबसे जो बड़ी जेल होती है उसको कहते हैं सेंट्रल जेल। कई लोग कहते हैं सेंट्रल जेल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जेल। नहीं, सेंट्रल जेल मतलब जहाँ पे कि लाइफ कन्विक्ट्स को रखा जाता है, या जहाँ कन्विक्ट्स को रखा जाता है उसको सेंट्रल जेल कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे होती है डिस्ट्रिक्ट जेल। डिस्ट्रिक्ट जेल का मतलब होता है जहाँ पे अंडर ट्रायल्स को रखा जाता है। जैसे किसी कोई मर्डर का अंडर ट्रायल है या किसी भी सीरियस ऑफेंस का है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा जाएगा।
उसके बाद होती हैं सब डिस्ट्रिक्ट जेल। सब डिस्ट्रिक्ट जेल जो होती हैं उसमें आप जो माइनर कैटेगरी के अंडर ट्रायल्स होते हैं, चोरी की किसी ने या छीना झपटी की या इस तरीके के जो क्राइम होते हैं जहाँ 7 साल से छोटी सज़ा होती है, उनको रखा जाता है। इसके बाद एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, उसको कहते हैं स्पेशल जेल। स्पेशल जेल में स्पेशल आदमियों को रखा जाता है। स्पेशल जेल का मतलब ये है कि अब जैसे आप जम्मू कश्मीर में देखते होंगे कई उनको जो है नेताओं को जो है हाउस अरेस्ट कर देते हैं। हाउस अरेस्ट का मतलब क्या होता है? हाउस अरेस्ट का मतलब ये होता है कि उनके घर को आपने स्पेशल जेल डिक्लेयर कर दिया। घर को अगर इस जगह को भी स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं तो गवर्नमेंट को पावर है कि किसी जगह को भी स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकती है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या करते हैं, जब बहुत बड़ी यहाँ तो एजिटेशंस वगैरह होती रहती हैं, कभी कोई एजिटेशन है कभी कोई एजिटेशन है। दिल्ली तो एक इसको शहरी एजिटेशन का कहते हैं। तो यहाँ पे सारे लोग तो कई बार जेल भरो आंदोलन होता है, तो जेलें तो ऑलरेडी भरी हुई हैं तो जेल भरने की तो कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो उसमें क्या करते हैं ये कि जो स्टेडियम होते हैं, स्टेडियम को या स्कूलों को इनको स्पेशल जेल डिक्लेयर कर देते हैं ताकि जो ऐसे लोग कोई भागते तो है नहीं, तो इनको स्पेशल जेलों में रख देते हैं। इसके अलावा लास्ट जो कैटेगरी है वो है ओपन जेल की। क्या होता है कि जब एक कैदी होता है, अब उम्र कैदी लगा लें, उम्र कैद का मतलब ये होता है कि 14 साल उसको मिनिमम जेल में रहना ही रहना, 14 साल। नहीं तो उम्र कैद की जो लीगल डेफिनेशन है वो है कि जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक आपने जेलों में रहना है, ये उसकी लीगल डेफिनेशन है। पर सारी उम्र अगर आप किसी को जेल में रखोगे तो जेल तो ऐसे लोगों से भर जाएंगी, तो आप रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन की बात करते हो, वो तो दबी के दबी रहे, वो तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसमें जो लाइफ कन्विक्ट होते हैं उनको 14 साल के बाद उनका केस जो है वो कंसीडर करते हैं। 14 साल के बाद ये सेक्शन 433A है जो पुराना CRPC था, 14 साल तक उसने जेल अगर ठीक तरीके से काटी होती है तो उसको ये छोड़ते हैं, उसको प्रीमैच्योर रिलीज कहते हैं कि 14 साल के बाद उसको छोड़ सकते हैं। पर उससे पहले अगर उसने 10 साल अगर जेल में उसने बिल्कुल ठीक ठाक काट लिए तो उसको जो है आप ओपन जेल में ट्रांसफ़र कर देते हो। ओपन जेल में ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि ओपन जेल में कोई आपका जैसे ये कोई ऐसा नहीं होता कि सुबह शाम आपको, खाली सुबह शाम आपको जो है अपनी हाजिरी देनी होगी। कोई जेल की जैसे वाल्स होती हैं, कोई वैसे सिक्योरिटी नहीं होती, कोई वार्डर्स वगैरह वहाँ नहीं होते, खाली आपको खाना वगैरह सरकार दे रही है। आप सुबह जाओ, अपने काम करने जाओ सुबह और शाम को वापस आ जाओ, तो इसको ओपन जेल कहते हैं। तो ये मैंने आपको 5 तरीके की जेलें बताई हैं और ये जेलें जनरली जो है यही जेलें हैं जो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। आपने यहाँ उम्र कैद की बात कही कि जिसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है उसके बाद उसको 10 साल के बाद एक अलग वो प्रावधान के तहत उसको निकाला जा सकता है। लेकिन अगर हम मॉडल प्रिजन्स एक्ट की बात करते हैं, क्या कोई ऐसा इस कानून में इंतज़ाम किया गया है कि जहाँ उसकी प्री मैच्योर रिलीज़ की बात कही गई हो, जहाँ हम जेलों के ओवरक्राउड पर बात कर रहे हो कि वहाँ ज़्यादा भीड़ है उसको कम किया जाए, तो अगर उसका चाल चलन अच्छा है तो क्या उसको पहले भी रिलीज़ किया जा सकता है उसकी सज़ा की मियाद पूरी होने से पहले? देखिए, जो नया एक्ट है जो 2023 का है, अब इसमें जेल एक ऐसा फनी सब्जेक्ट है। आप देखें कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना, सेंट्रल जेल गवर्नमेंट कानून तो बना सकती है पर ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे। जी, अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 बना दिया, अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उसके प्रोविजंस को लेते हैं या नहीं लेते। ये उनको आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपने ये प्रोविजन लेने हैं। ऐसे जो 23 का जो एक्ट आया है उसमें भी वो परसुएसिव वैल्यू है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहें तो उसके प्रोविज़न ले सकते हैं और अपने प्रिजन एक्ट में उसको डाल सकते हैं। क्योंकि दिल्ली का, तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली का प्रिजन एक्ट है वो मैंने ही बनाया था 2022 में, तो अभी तक वो चल रहा है और चलता रहेगा शायद आगे तक। जो प्रीमैच्योर रिलीज की बात आपने की है, प्रीमैच्योर रिलीज का मतलब ये है कि समय पूर्वक रिहाई, कि आप प्रिजनर को जो है उसको, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की डेफिनेशन है कि जब तक उसके अंदर सांस चल रही है तब तक वो जेल में रहेगा, पर उससे पहले अगर आपने रिहाई करनी है तो उसको प्रीमैच्योर रिलीज कहते हैं। तो जो नया एक्ट है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि हर एक स्टेट में सेंटेंस रिव्यू बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा और सेंटेंस रिव्यू बोर्ड जो है पीरियोडिकली वो अपना सिटिंग करेगा। जनरली सेंटेंस रिव्यू बोर्ड जो होता है उसका जो जेल मंत्री होता है जो स्टेट का, वो उसका चेयरमैन होता है।
तो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड जो है बैठेगा, वो प्रीमेच्योर रिलीज के लिए प्रिजनर्स के केस को रिकमेंड करेगा। रिकमेंड किसको करेगा? वो रिकमेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट को जी। और स्टेट गवर्नमेंट आगे उसमें देखनी है कि उसको प्रीमेच्योर रिलीज देनी है या नहीं देनी, ये उनके ऊपर है, उनके अधिकार क्षेत्र में है। उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और पूरा देखा जाए तो पूरा जेल का जो मामला है वो ही हमारी रियासतों के पास उसका जी। इख्तियार है कि वो क्या करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये कानून है अजय जी, क्या सिर्फ एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट की हैसियत इस कानून की रहेगी या फिर इससे आगे बढ़कर कहीं हम सुधार की और बेहतर निज़ाम, बेहतर बंदोबस्त की उम्मीद भी लगा सकते हैं? देखिए, नाम ही इसका है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो आदर्श संहिता है, बाइंडिंग तो है नहीं। अगर भारतीय संविधान की दृष्टिकोण से देखें तो जेल एंड द सब्जेक्ट्स विद इन जेल दोनों प्रॉपर्टी स्टेट्स की हैं, सेंटर इसमें दखल ही नहीं कर सकता। और इसके पहले भी जैसा कि सर ने कहा कि रिकमेंडेशन आए, जस्टिस मुल्ला कमेटी का रिकमेंडेशन आया, वैसे ही किताबों में धूल फांक रहा है। और जैसा कि ऐसे ऐसे केस हैं कि सज़ा जिसमें अगर हो भी जाए तो 5 साल, बंदा 20 साल से जेल में। ऐसे ऐसे केस हैं कि बेल हो चुके हैं, खास करके अगर मैं झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों की बात करूं तो बेल कागज़ पे पड़ा है, बंदा जेल में ही है। दिल्ली की भी बात कर लूं तो आजमगढ़ का केस है, उसका बेल हो गया, उसकी श्योरिटी देने वाला कोई नहीं। तो अनलेस एंड अनटिल एक टाइम बाउंड स्ट्रक्चर जो कानून सेंटर ला सकती है, वो सेंटर का इख्तियार है कि भैया टाइम बाउंड जस्टिस आपको देना पड़ेगा। और दूसरी जो एक व्यापक सोच में ज़रूरत है कि एक जो मानसिकता है कि बिकॉज आपका कन्विक्शन रेट 6.5% का है, मात्र इतने लोग सजा पाते हैं। और मैं अगर दिल्ली के तिहाड़ की बात करूं तो खास करके उस सेल में सर एग्री करेंगे जहां युवा कैदियों को रखा जाता है, शायद जेल नंबर 7 है या 18, 93% विचाराधीन कैदी हैं, 93। तो जेल आपने बनाया किसके लिए है? कि आपका सिस्टम, मैंने एक अपराध कर दिया, मेरे लिए जेल है, और आप तो रोज ही अपराध कर रहे हैं, आपका क्या करूं मैं? आप मुझे टाइम पे जस्टिस नहीं दे रहे। सबके लिए राइट्स हैं, सबके लिए हुकूक की बात कही गई है, सबके राइट्स की बात कही गई है इस देश के अंदर। यहाँ अब इस पेशकश में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग जो जेलों में बंद हैं, कैदी हैं, उनके क्या हुकूक हैं। इस पर मैं चाहूँगा सुनील जी से कि वो इस पर रोशनी डालें, क्योंकि आपकी किताब भी और आपकी रिसर्च भी इस पर रही है। आपकी किताब से बहुत सारी रोशनी मिली है लोगों को कि आखिर कैदियों के क्या राइट्स होते हैं, तो मैं चाहूँगा उस पर आप ज़रूर रोशनी डालें। देखिए, जो अगर आप विदेशों में जाएंगे ना, विदेशों में जेलों में अंडर ट्रायल्स को भेजते नहीं, खाली बड़े हीनियस ऑफेंस वाले जो होते हैं, मर्डर का हो गया या और डकैती जैसे, हर एक जगह अपने अपने जो है हीनियस ऑफेंस की डेफिनेशन है, वो खाली हीनियस ऑफेंस वालों को जेल में भेजते हैं और बाकी जेलों में उनके कन्विक्ट्स होते हैं। मैंने बहुत जेलें विश्व की देखी हैं, बाकी जेलों में कन्विक्ट्स होते हैं, क्योंकि आपका काम है सुधारना। सुधारोगे किसको? अंडर ट्रायल को तो सुधारोगे नहीं, मेन होता है आपको सुधारना कन्विक्ट्स को, जिसको कैद हो गई है उसको आप सुधारोगे। तो हमारे यहाँ आप देखें, अगर मैं बात करूं 93-94 में जेलों में 65% अंडर ट्रायल होते थे और 35% कन्विक्ट थे। कन्विक्ट और डिटेन्यू मिला के मेन कन्विक्ट ही होते हैं। मतलब आप देखो 65% अंडर ट्रायल थे जिनके केस कोर्टों में चल रहे थे और 35% ऐसे थे जिनके केस खत्म हो चुके थे कोर्टों से। और उस टाइम पे 95 की मैं बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि 65% तो नंबर बहुत ज़्यादा है। कई सारे स्ट्रिक्चर आप देखेंगे 95 से लेकर 2000, 2004, 2005 तक इतने स्ट्रिक्चर सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं कि डिस्पोजल रेट तेज होनी चाहिए और कन्विक्ट का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, अंडर ट्रायल का कम होना चाहिए। अगर आप विदेशों की जेलों में देखेंगे तो वहाँ पे उल्टा होता है, वहाँ पे 35% अंडर ट्रायल होते हैं, 65% कन्विक्ट होते हैं। पर हमारे यहाँ जो है 65% अंडर ट्रायल और 35% की, ये बात मैं कर रहा हूँ आपको 95 की। अगर आप आज का देखें, आज आपके 76%, आपने बताया पहले 76% अंडर ट्रायल है। एनसीआरबी के डेटा, हाँ, एनसीआरबी की जो डाटा है, सरकार के अपने डाटा है, 76% आपके अंडर ट्रायल है, 23% कन्विक्ट है, 1% के आसपास डिटेनी और सिविल प्रिजनर है। आप देखें, ऐसी जो कानूनी व्यवस्था है,
मेरे को कहने में कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है कि ऐसी कानूनी व्यवस्था आपको किसी भी डेवलप कंट्री में ऐसी नहीं मिलेगी। इसीलिए सुधार की इसीलिए सुधार की जरूरत है। तो इतनी इनके जो कन्विक्ट्स होते हैं मेन, उनके जो आपने क्वेश्चन पूछा था राइट्स की बात कर रहा हूं। हाँ, राइट्स की मैं आपको बताऊं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, जैसे आर्टिकल 14 है इक्वलिटी का, तो वो राइट है। आर्टिकल राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 20 है उसका है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 22 है। उसके बाद एक नया आर्टिकल अब हुआ 39A, जिसमें कि उन्होंने लीगल एड का राइट दिया है। आप देखें जेलों में करीब 80% से ज़्यादा, अगर आप दिल्ली की जेल देखें तो 85% से ज़्यादा मैं कहूँगा जी, 80% से ज़्यादा लोग हैं जो पुअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी से आते हैं। पुअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी क्या होता है कि जिसमें उनकी जो ईयरली इनकम जो है 1 लाख रुपए से कम है, मतलब 8,000 रुपये महीना है। 85% दिल्ली, वैसे 80% आपकी है इंडिया में, जो कि इस गरीब उनके आते हैं, तो उनको लीगल एड देना जो है ये बहुत अच्छा वो इन्होंने प्रावधान किया है, जो आर्टिकल 39A जो है उसमें ऐड किया है, ताकि जो है लीगल एड जो है आप उनको जेल के अंदर प्रोवाइड करें। अगर मैं दिल्ली की बात करूं कि दिल्ली में मैंने 35 साल निकाले हैं, दिल्ली में करीब 125 एडवोकेट हैं जो बाहर से आते हैं। 16 जेलें हैं, तो हर एक बाहर से आते हैं, और जेलों में जिनको लीगल एड की जरूरत होती है वो प्रिजनर उनके आगे पेश किए जाते हैं, उनकी पेटिशनें वगैरह जो भी लीगल एड की जरूरत होती है वो उनको दिया जाता है। इसके अलावा आप देखें, जो अब बात करें हम राइट्स ऑफ प्रिजनर की, सबसे पहला राइट है राइट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अगर आप प्रिजनर को राइट दोगे, प्रिजनर को अगर आप डिग्निफाई करोगे, उसको आप अच्छे तरीके से बोलोगे, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से बोलेगा। जेलों में बड़ी एक आम वो होती है कि जेल में हम जैसे बोलेंगे, किसी प्रिजनर का नाम जैसे राकेश है, उसके फादर का नाम सुरेंद्र सिंह है, तो हम उसको राकेश के नाम से नहीं बुलाएंगे, ओ सुरेंद्र सिंह के इधर आ। मतलब एक जनरली ये आदत होती है उनके बाप के नाम से या दादा के नाम से। कई बार तो क्या होता है, प्रिजनर का नाम और उनके फादर का नाम एक ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अल्फ़ाबेटिकली रखते हैं प्रिजनर्स को। अब जैसे एक जगह जहाँ राकेश रखे हुए, राकेश मेरे ख्याल 40 होंगे वहाँ पे, या 50 राकेश होंगे, तो उनके फादर के नाम से, अगर फादर का नाम भी एक ही है तो दादा के नाम से जो बुलाते हैं, ये इनडिग्निफाइड है। अगर आप प्रिजनर को जो है, अगर आप उसको डिग्निटी नहीं दोगे, आप अगर उसको प्यार से नहीं बोलोगे, तो वो भी आपको, अगर आप नफरत दोगे तो आपको नफरत ही देगा जी। तो इसलिए सबसे पहला वो है कि राइट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, आपने उसको पूरे अच्छे तरीके से बुलाना है, अच्छे तरीके से आपने उसको इज्जत देनी है। दूसरा है राइट टू बेसिक मिनिमम नीड्स। इसमें यह है कि जो आप उसको राशन दे रहे हो, कपड़े दे रहे हो, या उसमें जो पानी उसको दे रहे हो, मिनिमम वो हो कि जो एक मिनिमम मिडिल क्लास का, जो लोअर मिडिल क्लास का जो बंदा जो घर में अपना खाता है, वही चीज़ उसको, राशन उसको, तो बेसिक मिनिमम नीड्स उसको आप प्रोवाइड करो। अगर मैं तिहाड़ की फिर बात करूं, तो तिहाड़ में जैसे एक्वागार्ड लगे हुए हैं, RO लगे हुए हैं, खाना वगैरह जो है सारा जो राशन होता है उसका मदर डेयरी वगैरह से खरीदते हैं। तो अच्छे, कई लोग तो कहते हैं कि आप जेल में जो है उनको इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हो, जो उनको घर में नहीं मिलता उससे ज़्यादा आप उनको वहाँ जेल में दे रहे हो, तो वो तो फिर वो क्राइम करेंगे। जेल की रोटी खाना पसंद करते हैं, और शायद हो सकता है आपसे भी कभी किसी ने कोई मुतालबा किया हो। बिल्कुल होता रहता है। शायद वो कॉन्सेप्ट अलग है कि वो जेल की रोटी खा के कुछ और सोचना फिर इसका है राइट टू कम्युनिकेशन, जिसमें कि वो 2 बार अपने घर वालों से जो है मिल सकता है, और या रोज, अब तो हर एक जेल में PCO लगे हुए हैं, वो अपने घर पे रोज बात कर सकता है 5 मिनट के लिए। चौथा है राइट टू एक्सेस टू लॉ, मतलब उसको जो है एडिक्वेट लीगल रेमेडीज मिलें, जिसमें कि लीगल एड विद इन जेल, जो मैंने आपको बताया 39A का है। राइट टू एक्सेस टू लॉ है, क्योंकि इनको अपील वगैरह के बारे में पता नहीं होता। ये सुप्रिटेंडेंट जेल की ड्यूटी है कि अगर किसी कैदी ने अपील फाइल नहीं की, कोर्ट उससे, कैदी से नहीं पूछेगी तूने अपील क्यों नहीं फाइल की, वो सुप्रिटेंडेंट जेल से पूछेगी। सुप्रिटेंडेंट जेल की ड्यूटी है कि उसकी अपील फाइल कराना। उसके बाद है राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी प्रिजन पनिशमेंट। आपको जेल सुप्रिटेंडेंट के पास इतनी पावर होती हैं कि अगर आपने सपोज, जैसे तिहाड़ की मैं बात करूं, तिहाड़ में आपका जो ये तंबाकू होता है, तंबाकू एक बैन आइटम है जी, तंबाकू आप नहीं ले जा सकते। तो तंबाकू की एक पुड़िया जो है, अगर कोई कैदी अंदर ले जाने में सफल होता है, तो जो 5 रुपए की होती है एक उस पुड़िया होती है, वो जाके 100, 150, 200 रुपए के अंदर बिकती है।
तो उसमें फिर क्या होता है, जब आपने तंबाकू किसी से पकड़ा है तो आपको फिर उसमें पनिशमेंट देनी होती है। अगर चीज पकड़ी उसमें भी गई, एक सजा मोबाइल पकड़ा गया तो आपने पनिशमेंट देनी है, लड़ाई झगड़ा किया उसमें आपने पनिशमेंट देनी है। तो आर्बिट्ररी प्रिजन पनिशमेंट नहीं देंगे, पनिशमेंट आप देंगे जो कि आपके हिसाब से, क्योंकि क्वासी जुडिशियल आपका फंक्शन होता है सुप्रीम जेल का, जी। तो ऐसी पनिशमेंट देगा जो कि सबको बराबर दे। ये नहीं कि किसी के नाम देख के उसकी कम दे दी, किसी का नाम देख के उसको ज्यादा दे दी, ऐसा नहीं राइट टू कम्युनिकेशन में मोबाइल तो नहीं आता है सर? क्योंकि अक्सर ऐसी वीडियो सामने आई है कि जहां जो अपराधी हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। और इसी सवाल पर मैं अजय जी से उनका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि जेलों के अंदर मोबाइल में बात होना, मोबाइल से वीडियो सामने आनी, क्या नए कानून में इसका भी कोई इस पर सख्ती की गई है कि किस तरह से इसको रोका जाए? मतलब राइट टू कम्युनिकेशन को इतना वाइड ना किया जाए कि लोग उसका मोबाइल से जो है जोड़ करके देखने लगे। देखिए, मेरा जो अपना लंबा अनुभव कानून और समाज के प्रति है जी, आप जब तक जो बेसिक राइट्स है, क्राइम क्यों होते हैं, मैं ऑर्गेनाइज क्राइम या प्लांट क्राइम की बात में इन जनरल मैं बता रहा हूँ। जैसे पेटी क्राइम्स की बात करते हैं, मैं आपको बिहार से एक उदाहरण लेता हूँ। बिहार में अक्सर आपने देखा होगा उस जमाने में, हमारे जमाने में, कि ट्रेनों को यहाँ वहाँ जबरन रोक लिया जाता था। अब इसमें भी जेल का प्रोविजन, सरकार ने फोर्स लगा ली, मिलिट्री लगा ली, पैरामिलिट्री लगा ली, सब लगा ली, कुछ नहीं हो सका। चेन खींचने की जो कंप्लेंट थी वो खत्म नहीं वो कभी खत्म नहीं हुई। लेकिन अब नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने समस्याओं को एड्रेस किया। समस्या क्या थी? स्टेशन दूर दूर थे, सड़कें नहीं थी, आने जाने का साधन नहीं था। मेरी बहू मर रही है, मेरी बेटी मर रही है, उसको प्रेगनेंसी है, तबीयत खराब है, मैं थोड़ी देखूंगा कि आप मुझे जेल कर दोगे। मैं तो रोकूंगा ट्रेन, मैं तो पैसा देने को तैयार था। अब आपने स्टेशन नहीं बनाए तो अब छोटे छोटे हॉल्ट बना दिए, आपने लोकल ट्रेन शुरू कर दी, ये समस्या खत्म हो गई। तो मोबाइल का इस्तेमाल, फिर मैं करूं, अलग हस्तक्षेप कीजिए। अगर हम 76% अंडर ट्रायल की बात कर रहे हैं, कन्विक्शन रेट 6.5% की बात करें, तो हम एक ऐसे समूह की बात कर रहे हैं, ऐसे जमात की बात कर रहे हैं कि जो बेबस होकर के वहां है। अब उसका सप्ताह में 2 दिन मिलने का है। अब आप उसको बैरक्स के अंदर से मिलाएंगे, आप उसके घर वालों को उससे मिलने नहीं देंगे। मिलने के लिए मुझे मिलनी देनी होगी, पैसे देने होंगे सजा याफ्ता कैदियों को, तो मेरा पर्चा पहुंचेगा। और अगर मैं इवन एज ए पत्रकार या वकील चाहूं, अगर मैं लीगल प्रोसेस से जाऊं, तो पता नहीं मुझे महीनों लगेंगे सुप्रिटेंडेंट साहब के या कलेक्टर साहब के चक्कर लगाते हुए कि भैया मुझे परमिशन कर दो। सर, कितना दम है इस बात में कि सजा याफ्ता जो कैदी हैं उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी, और तब जाकर के उन लोगों का काम होता है जो अंडर ट्रायल है? देखिए, ये एक जेल की मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर आपके ऊपर पूरी पारदर्शिता आपने मेंटेन की हुई है, आपके ऊपर आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छा है, तो शायद ये चीज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती। पर अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं, देखें जेल जो है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए लास्ट प्रायोरिटी एरिया होता है जी। अब क्या होता है, अगर आप स्कूल बनवा रहे हैं, धर्मशालाएँ बनवा रहे हैं, आप ये कम्युनिटी सेंटर या और चीज़ें आप कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, तो आपको वोट मिलते हैं। अगर आप जेलें बनवा रहे हैं या जेलों में सुधार कर रहे हैं, तो उसमें आपको वोट नहीं मिलते जी, उसमें वोट नहीं मिलते। इसलिए जेलें जो है किसी भी गवर्नमेंट का लास्ट प्रायोरिटी एरिया होती हैं। जो जेलों की हालत जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रिजनर्स के राइट की बात कर रहे हैं, उसी के पीछे खाली यही कारण है कि जेलों के हालात के ऊपर कोई सरकार भी ध्यान नहीं देना चाहती। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको वोट नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिलते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जारी है। अभी यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उनके सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023 और कैदियों के हुकूक क्या हैं, इस पर बातचीत हो रही है। और अब प्रोग्राम के इस हिस्से में स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं मुस्कान जिंदल। मेरा सवाल है कि आपने कहा कि 65% अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे 1995 में, और अब वो बढ़कर 76% हो गए हैं। उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, और मॉडल प्रिजन एक्ट में क्या सुधार किया गया है? कि देखिए, जो 95 में जो है 65% थे, तो वो भी बहुत बड़ा नंबर जो है अंडर ट्रायल्स का माना जाता था। उसके पीछे वजह जो है, कई सारी वजहें हैं,
पर जो मेन वजह है कि जजों की कमी होना। जो जजों के स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ में या दूसरी कंट्रीज़ में जो जजेस के स्टैंडर्ड रखे गए हैं, हम उससे बहुत पीछे हैं। एक तो जजेस की कमी होना, और दूसरा जो है उसमें आप ये लगाएं कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में आता है प्रिजन सबसे नीचे होती है, उसके बाद पुलिस होती है, उसके बाद जो है कोर्ट होती है। क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है एक ठीक तरीके से काम ना करना, उसकी वजह से मतलब जैसे अगर आपका पुलिस ने टाइम पे चालान फाइल नहीं किया या उसको केस को ठीक तरीके से लड़ा नहीं या अननेसेसरी उसकी कस्टडी जो है आगे वो मांगते गए, तो उसका नतीजा ये होता था कि जेलों में अंडर ट्रायल्स की गिनती जो है बढ़ती जा रही थी, और अब मैंने जैसे आपको बताया 76% है। तो इसके पीछे भी यही कारण है कि एक तो जजेस की जो है जजेस का नंबर काफ़ी कम है, जजेस का नंबर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा हमारे यहाँ एक बाउंडेशन नहीं है। मतलब मेरे को कहने में कोई हर्जा नहीं है, आप अगर और स्टेट्स में जाएंगे या फॉरेन कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे एक लिमिटेशन होती है कि आपका जैसे चोरी के केस में अगर कोई है, उसका ट्रायल आपने 1 साल में ख़त्म कर देना। अगर 1 साल में आपका ख़त्म नहीं होता तो उसमें कंपेंसेशन की प्रोविज़न होता है कि जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, मतलब उसको भी कंपेंसेशन मिलेगा और जो जेल के अंदर बंद है उसको भी मिलेगा। ऐसे कोई अगर मर्डर के केस में है, उसमें भी बाइंडिंग होती है कि 3 साल में आपने मर्डर के केस को ख़त्म कर देना है। अगर आपने 3 साल में ख़त्म नहीं किया तो जज अपने रीजन देगा उसमें क्यों नहीं 3 साल में किया, मतलब इसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं जी। और उसमें अगर अननेसेसरी उसको अगर ड्रैग किया होता है तो उसमें कंपेंसेशन का प्रोविज़न है। हिंदुस्तान में क्या है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे भी कंपेंसेशन का प्रोविज़न रखा जाता है तो वो चीज़ बड़ी तेज़ दौड़ती है। जैसे RTI एक्ट बना था, आपको याद होगा, उसमें कंपेंसेशन का प्रोविज़न था कि अगर आपने टाइम पे जवाब नहीं दिया या जवाब दिया, इवेजिव रिप्लाई दिया, तो आपकी तनख्वाह में से पैसे काट के एज ए कंपेंसेशन दिया जाता। तो RTI एक्ट इतना अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा चल रहा था, क्योंकि मैं खुद PIO था जेल में, तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो वैसा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बाइंडिंग नहीं की कि आपने ट्रायल कोई भी है उसको एक टाइम बाउंड मैनर में ख़त्म करना है, ये मेन वजह है कि जिसकी वजह से हमारे ट्रायल जो है। लेकिन अगर भारतीय न्याय संहिता की बात की जाए और अब BNSS की बात की जाए तो इसके अंदर कहीं ना कहीं टाइम बाउंड करने की नए कानून के तहत ये कोशिश की गई है, जहां हम एक तय समय के अंदर, तय वक्त के अंदर इन तमाम मामलों को हल करने की जानिब बढ़ें। अगला सवाल किसका है? नमस्कार सर, मैं महक शरावत हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रिजनर्स के पास राइट टू साइलेंस होता है, वो लोग कन्विक्ट होने के बाद भी डिनाई कर सकते हैं या चुप रह सकते हैं कि उन्होंने वो क्राइम कमिट किया है, तो आपको नहीं लगता ये पूरे सिस्टम को कंफ्यूज कर सकता है? राइट टू साइलेंस है ये, तो देखो आप किसी को भी कंपेल नहीं कर सकते कि सच बताए। अगर मैं आपको हिंदुस्तान का सिस्टम बताऊं, हिंदुस्तान में 90% जब कोई क्राइम कमिट होता है, 90% लोग जब उनको कोर्ट के आगे प्लीड गिल्टी के लिए कहा जाता है या प्लीड नॉट गिल्टी के लिए कहा जाता है, तो 90% लोग प्लीड नॉट गिल्टी करते हैं। यही अगर आप सिंगापुर में जाएंगे, USA में जाएंगे, तो वहाँ मेरे ख्याल 40-50% लोग जो अपना ट्रायल स्टेज पे ही अपने क्राइम को मान लेते हैं कि हाँ हमने किया, ताकि उनकी सजा वगैरह जो है जो उन्होंने देनी है वहीं दे के ख़त्म करे। या अगर कोई गलत अपील करता है, क्योंकि यहाँ तो हर कोई अपील करता है, अगर वहाँ पे कोई होता है गलत अपील किया तो सजा को बढ़ा भी देते हैं, ऐसा प्रावधान है उस पर। तो क्या है जो राइट टू साइलेंस है, उसमें अगर वो ये कहता भी है मैंने नहीं किया, अगर वो आखिर तक कहते रहते हैं तो वो कह सकते हैं मैंने नहीं किया। ये तो कोर्ट को एविडेंस के ऊपर देखना है कि उसके ऊपर ये चार्ज प्रूव होता है कि नहीं होता, और अगर एविडेंस के ऊपर चार्ज प्रूव हो रहा है तो उसमें उसको कन्विक्शन काटनी पड़ेगी, वो चाहे साइलेंस रखे या बोले या ना बोले, ये उसकी अपनी स्वीट विल है। क्योंकि ये साबित हो गया है कि अगर वो मुजरिम है, ये बात साबित हो जाती है तो उसको सज़ा काटनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर मुजरिम अपने इस इकबाल नहीं करते हैं अपने जुर्म का, तो ऐसे हालात में हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो खामोश नहीं रह सकता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अनुराधा है, मैं IPU यूनिवर्सिटी की 2nd ईयर की छात्रा हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि देयर इज़ अ स्टेटमेंट दैट bail is rule and jail is exception. So then why would there are so many under trial prisoners, and would this new law be able to address this issue? देख, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन।
और अब डिफरेंट जजमेंट आई हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार में वो डिसीजन आया है फॉर द प्रिजनर इन विच द मैक्सिमम सेंटेंस इज अप टू 7 ईयर, फॉर देम जेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन एंड बेल इज द रूल। अब देखिए इसके कारण क्या होते हैं, कई बार तो जज साहब जो है उसमें बेल ग्रांट नहीं करते। क्यों बेल ग्रांट नहीं करते? क्योंकि जो प्रिजनर है उसके पास उसने कोई बिल की एप्लीकेशन नहीं लगाई, अगर बिल की उसने एप्लीकेशन लगाई भी है तो उनकी कोई श्योरिटी देने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि जिसमें कि जज साहब ने बेल के ऑर्डर कर दिए, पर उसमें बेल के ऑर्डर में उन्होंने लिख दिया कि इसकी लोकल श्योरिटी चाहिए, और लोकल श्योरिटी वो नहीं दे पा रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि 80% से ज़्यादा जो है गरीब तबके के होते हैं, श्योरिटी दे नहीं पाते। तो जमानत, क्योंकि जमानती आजकल लोग जो है बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, अब सोच समझ के जमानत देते हैं, तो उनको जमानती मिलता नहीं, इसलिए वो जेल में लैंग्विश करते रहते हैं। तो उसके ऊपर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन इशू की है कि जो बंदा 3 महीने तक जमानत नहीं दे पाता, तो ऐसे केसेस जो है सुप्रिटेंडेंट जेल जो है उसको कंपाइल करेंगे, उसकी लिस्ट बना के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को जो है वो लिस्ट सौंपी जाएगी। नए उसमें भी ये प्रावधान है, उनकी लिस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को सौंपी जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अगर उसमें किसी को पर्सनल बॉन्ड के ऊपर छोड़ना चाहता है जिसमें कि श्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ सकता है, या जैसे किसी की 10,000 की श्योरिटी का कहा हुआ है उसको, तो उस श्योरिटी अमाउंट को भी वो कम कर सकता है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी होती है, जुडिशियल डिफ़िकल्टी होती है कि बेल इज रूल होने के बावजूद जो प्रिजनर के साथ जो है जो डिफ़िकल्टी आती है कि बेल वगैरह वो अरेंज नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से वो जेल में लैंग्विश करते हैं। ऐसे हालात में अजय सर क्या करे कि ना उसके पास पैसा है, ना वो वकील हायर कर सकता है, और ना ही उसका कोई मिलने जुलने वाला है उस क्षेत्र में, लेकिन वो जेल में वो व्यक्ति पड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप उस पर रोशनी डालें कि किस तरह वो वहाँ से बाहर आ सकता है। जैसे कि एक बात है कि मुझे नहीं मालूम इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से क्या सुधार आएगा, लेकिन एक थिंकिंग शिफ्ट है कि करेक्शनल करना है, सुधार करना है, उसको समाज के साथ इंटीग्रेट करना है। उसी तरह से एक दूसरे करेक्शनल शिफ्ट की ज़रूरत है कि सज़ा नहीं मिल रहा है इसलिए उसको अंदर रखो, बेल ना दो। इसमें सोच होनी चाहिए। मेरे समझ से जेल में कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग बंद हैं, उसके हिसाब से ज़मानत को आप डायरेक्ट लिंक कीजिए। हर उस मैजिस्ट्रेट के पास जो केस की सुनवाई कर रहा है लिस्ट होनी चाहिए उस दिन की कि जगह है कि नहीं जगह नहीं है तो बेल देना मजबूर कर देना चाहिए कोर्ट को वहीं पे। ये सब प्रोसीजरल मैटर्स बाद में हों, जमानती और नहीं। अगर वहाँ पे एक हीनियस क्राइम का मुजरिम है और एक छोटे क्राइम का मुजरिम है और हीनियस क्राइम वाले को अंदर रखना है, तो आप छोटे क्राइम वाले को बाहर निकालिए, बेल दीजिए। जब तक इससे लिंक नहीं होगा, ये एटीट्यूडनल जो हमारा एटीट्यूड है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो बदलेगा नहीं। बार बार चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को कि हम कोई यहाँ पे रिवीजन कोर्ट बन के रह गया है हमारा सुप्रीम कोर्ट। वो कहते हैं ये मुकदमे हमारे पास आने ही नहीं चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व हो जाने चाहिए, हाई कोर्ट लेवल तक मैक्सिमम सॉल्व हो जाने चाहिए। लेकिन एक एटीट्यूड है जुडिशियरी का, जमानत खारिज कर देना। नए कानून में भी एटीट्यूडनल चेंज की बात कही गई है ताकि हम उनको मेन स्ट्रीम में ला सकें, उनके स्किल डेवलपमेंट हो और वो अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुनर लेकर के जाएं जहां वो खुद लोगों के साथ घुल मिलकर अपने आगे की ज़िंदगी बसर कर सकें। यहाँ एक चीज़ जाननी ये भी ज़रूरी हो जाती है कि वो लोग जिनकी सज़ा तय हो चुकी है और सज़ा भी ऐसी कि जिसके अंदर सज़ाए मौत हो, क्या उनके लिए भी कुछ हुकूक होते हैं, क्या उनके भी कुछ राइट्स हैं? मैं चाहूँगा सुनील सर से इस पर वो रोशनी डालें, क्योंकि मरने वाले से भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तो वो कौन कौन से ऐसे राइट्स होते हैं, हुकूक होते हैं जो उस व्यक्ति को भी हासिल है हमारे देश में जिसको फांसी की सज़ा दे दी गई हो? बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। देखिए क्या है कि 2012 में एक शत्रुघ्न चौहान की जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की। इससे पहले जो डेथ सेंटेंस प्रिजनर होते थे इनके इतने राइट्स नहीं होते थे, पर उसमें उनके राइट्स के बारे में कहा गया है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो डेथ सेंटेंस होती है वो रेयरेस्ट इन रेयर केसेस में होती है। आप देखेंगे कि अगर 10 केसों में अगर हाई कोर्ट जो है डेथ सेंटेंस देती है तो एक केस में जाके वो मैटेरियलाइज होती है। ज़्यादातर केस सुप्रीम कोर्ट जो है उनको डेथ सेंटेंस को लाइफ में कन्वर्ट कर देती है।
तो क्या होता है, जिसको डेथ सेंटेंस हो गई, जिसको आपने फांसी कोठी में रख दिया, पहली बात तो है डेथ सेंटेंस किसको कहते हैं। जब एक आदमी को डेथ सेंटेंस होती है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको कंफर्म कर दिया तो उसके पास राइट होता है कि वो राष्ट्रपति महोदय को या गवर्नर महोदय को उस पर मर्सी पिटीशन लगा सकता है। जब वो मर्सी पिटीशन लगाता है तो जनरली, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जनरली मर्सी पिटीशन रिजेक्ट ही होती है, पर कुछ एक केसों में वो एक्सेप्ट भी होती है। तो जब आपकी मर्सी पिटीशन जो है रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद आपको फांसी कोठी, जिसको कंडेम सेल कहते हैं, उसमें रख दिया जाता है। कंडेम सेल का मतलब ये होता है कि 24 घंटे उसमें लाइट जलती रहती है। जो भी बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती है वो वहाँ रहती हैं। फालतू कपड़े निकाल दिए जाते हैं, बर्तन वगैरह उनके अंदर नहीं रखने दिए जाते ताकि सुसाइड वगैरह ना कर ले। काफ़ी सारे कारण होते हैं। तो जब किसी को डेथ सेंटेंस हो गई, उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस ये होता है कि जो सुप्रिटेंडेंट जेल है उसको जाना होता है। जिस कोर्ट ने, जब मर्सी पिटीशन उसकी रिजेक्ट हो गई तो सुप्रिटेंडेंट जेल को जाना होता है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, जिसने डेथ सेंटेंस दी थी, या उसकी सक्सेसर कोर्ट में, कि आप ब्लैक वारंट इशू करो। जज जब ब्लैक वारंट इशू कर देता है तो ब्लैक वारंट का मतलब ये होता है उसमें ब्लैक हाशिया होता है वारंट में, इसलिए उसको ब्लैक वारंट कहते हैं। तो जज जब उसमें ब्लैक वारंट इशू कर देता है, उसमें लिखता है, सुप्रीम जेल को डायरेक्शन देता है कि आप इसको इस तारीख को इतने बजे आप लटकाओगे। क्योंकि कई बार ब्लैक वारंट चेंज होते हैं कि आपने एक डेट दे दी तो वो पब्लिक कन्वीनियंस के हिसाब से या लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो कन्वीनियंट डेट नहीं थी, डेट चेंज होती है। जब वो ब्लैक वारंट में वो डेट और ये टाइम देंगे कि इतने बजे आपने लटकाना है, तो अब प्रिजनर को ये सुविधा दी गई है कि एक तो उस ब्लैक वारंट की कॉपी आप उस प्रिजनर को देंगे। वो प्रिजनर उस ब्लैक जो उसके लिए वारंट इशू हुआ है उसके खिलाफ वो जो है अपील कर सकता है। उसके बाद जब उसको आपने बता दिया कि इस तारीख को आपको हैंग करेंगे, तो आपको उसके घर वालों की, ये 15 दिन पहले की बात होती है, हैंगिंग से जस्ट 15 दिन पहले का प्रोसेस है। तो उसको मैंने आपको बताया कंडेम सेल में रख देते हैं। 24 घंटे उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है, सीसीटीवी सेल लगी होती हैं, स्टाफ होता है उसको जो उनकी सारी एक्टिविटी को देखता है, उसको सर्विलेंस में रखता है। मेन डर होता है कि जब किसी को फांसी की सज़ा होगी, उसको पता है लटकने जा रहे हैं, तो वो सुसाइड करने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि वो सुसाइड ना कर ले। तो उसके बाद जो है उसको कहा जाता है कि तुमने अपने मिलने वालों को बुलाना है, तो अपने मिलने वालों को बुला लो। तो हफ्ता पहले उसके जो भी मिलने वाले होते हैं वो आते हैं, वो आके उनको मिल सकते हैं। और मिलने जब मिलाई हो जाती है, जो कहते हैं ना मरता क्या ना करता, आप देखो आखिरी मोमेंट तक। जैसे कल अगर फांसी है तो मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, एक दिन पहले रात को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हियर किया और स्टे कर दिया जी। तो ये सारा जो है उसमें जब स्टे हो जाता है, तो इसलिए जो है वो जब उसके घर वाले जब मिल जाते हैं तो उसके बाद फिर जिस दिन फांसी होती है उसको फांसी के तख्ते पे ले जाते हैं, लटकाते हैं। जलाद की कोई जरूरत नहीं होती वैसे, अब जलाद की भी जरूरत कर दी है नए कानून में। हाँ, नए कानून में जलाद की वो जरूरत कर दी। पहले जलाद की वो नहीं होती थी, पहले कई फांसी थी, हमारे जेल के स्टाफ ने जो है दे दी थी। तो अब जलाद की उन्होंने जरूरी कर दी ताकि उसकी जो है उसको जो सजा जो दी जाए एज पर प्रोसीजर दी जाए। उसके बाद क्या है कि जब हो जाती है, उसके बाद 2 घंटे बाद जो है डॉक्टर आके देखता है जेल का। अगर बॉडी में से जान निकल गई होती है तो वो डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है कि इनकी बॉडी से जान निकल चुकी है। और उसके बाद अब जो नया प्रोसीजर हुआ है उसमें यह है कि डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बाद उस लाश को आप पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे, पोस्टमार्टम के लिए, ताकि ये देखने के लिए कि कहीं इरेगुलरिटी तो नहीं लटकाने में। क्योंकि मैंने खुद देखे हैं कि जब फांसी होती थी, कई उसमें सिर ऊपर रह जाता था, बॉडी नीचे गिर जाती थी, या कई तरीके की वो होती थी। तो उसको देखने के लिए कि उसके भी ह्यूमन राइट जो है, जो डेड प्रिजनर है उसके भी ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन हो, तो उसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो है बॉडी जो है उसके घर वालों को दी जाएगी, या अगर पुलिस कहती है कि इसको जेल में दफना दो तो उसको जेल में दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। तो दफनाने का जो इजाज़त होगी, क्या उसमें भी कोई फैमिली का
इन्वॉल्वमेंट होता है कि उसकी फैमिली से इजाज़त ली जाए कि क्योंकि जिसको सज़ा मिलनी थी मिल चुकी, अब उसकी बॉडी है और वो उसकी फैमिली वालों को दी जा सकती है, उनका कोई राइट है? देखें, ये ना सारा पुलिस का रवैया होता है। पुलिस को लगता है कि अगर इनकी जो बॉडी जो इनके घर वालों को दे देंगे तो वो इसको जो है मिसयूज़ कर सकते हैं बॉडी को, कोई इसकी ऐसी दिखा के कि शहादत दी है देश के उसमें जो भी है, कौम के लिए शहादत दी है, तो वो चीज़ ना हो, उसकी बॉडी का मिसयूज़ ना हो, तो वो पुलिस के ऊपर है कि वो उन बॉडी देने की इजाज़त दे भी सकते हैं, वो बॉडी ना देने के लिए भी वो मना कर सकते हैं। तो कुछ एक फांसी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, आप इनको जेल में ही जो है वो दफना दिया जाए, तो उसमें हमने जेल में दफनाया। क्या आखिरी ख्वाहिश का कॉन्सेप्ट अब भी है? आखिरी ख्वाहिश के उसमें क्या है, जनरली ये ना एक गलत धारणा है। कई लोग ये सोचते हैं कि आखिरी ख्वाहिश का मतलब होता है कि तू क्या खाना पीना चाहता है, तेरी क्या ख्वाहिश है, आखिरी क्या खाना पीना चाहता है, या क्योंकि जब एक आदमी को पता है कि कुछ एक घंटे में जो है वो लटकने जा रहा है, तो उसकी खाने पीने की तो कोई ख्वाहिश हो ही नहीं सकती। तो आखिरी ख्वाहिश का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई मटेरियल कुछ थिंग्स हैं, प्रॉपर्टी है, कोई आपके पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो आप किसको देना चाहते हो, तो आप अपनी लास्ट विश जो है, एक मैजिस्ट्रेट भी उस टाइम पे, एक एसडीएम लेवल का एक मैजिस्ट्रेट होता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है, जो कि उस टाइम पे वहाँ पे प्रस्तुत होता है जब फांसी होती है, तो उसको वो बताता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये इसको दे देना, ये इसको दे देना, वो उसको जो है आखिरी इच्छा कही जाती है, लास्ट विश कही जाती है। आमतौर पर क्या आखिरी इच्छा होती है, अगर आपने पूछी हो तो मैं चाहूँगा कि वो शेयर करें कि किस तरह की आखिरी इच्छा होती है लोगों की? देखिए, जहाँ तक ये प्रॉपर्टी वाली बात है, तो मैंने आपको बताया है कि आखिरी इच्छा जो है अलग अलग तरह की होती है। प्रॉपर्टी वाली बात जो होती है वो तो उनकी वहीं पे हो जाती है, जब रिश्तेदार वगैरह मिलने आते हैं तो तभी वो आके साइन वगैरह करवा लेते हैं, जिसके नाम पे, जो अगर उनके नाम पे प्रॉपर्टी होती है तो रिश्तेदार आके जो भी प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह साइन करवाने होते हैं वो करवाए होते हैं। देखिए, आखिरी इच्छा ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के प्रिजनर हो। अगर आप पॉलिटिकल मींस कि जो किसी एक आपका काज है कोई, चाहे इलीगल काज है या लीगल काज है, जो भी है, अगर आप अलग स्टेट बनाने की बात कर रहे हो या कुछ वो कर रहे हो, किसी न किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो, तो जनरली उनकी प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में तो कुछ नहीं होता, वो अपनी आइडियोलॉजी को आगे वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आइडियोलॉजी लिखवाते हैं, जबकि उस आइडियोलॉजी को उस आखिरी विश से कोई मतलब नहीं होता, पर वो जनरली अपनी आइडियोलॉजी लिखवाते हैं, और आइडियोलॉजी जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होती बट टू रिकॉर्ड दी आइडियोलॉजी। एक छोटा सा सवाल जो आपके ही एक आंसर से निकला है कि आपने कहा कि 2 घंटे बाद जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर आकर के उसको चेक करता है, क्या फांसी के तख्ते पर 2 घंटे लटकाया जाता है? जी, ऐसा होता है कि जैसे आपने लटकाया उसके ठीक 2 घंटे में, मतलब ये माना जाता है, जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है वो ये कहती है कि जब आपने किसी को लटकाया है तो पूरी जान उसकी जो है 2 घंटे में निकलती है। पर मैंने ऐसे कई केस देखे 2 घंटे में भी नहीं निकली थी। अगर कोई बहुत थिन बंदा है, स्लिम बंदा है, उसके अंदर वजन ही नहीं है, उसके अंदर वजन ही नहीं है, तो वो अपनी सांस को अगर उसने रोक लिया तो उसकी 2 घंटे में भी सांस वो चलती रहेगी। तो 2 घंटा एक मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है, वो कहती है कि 2 घंटे में जनरली जो सांस होती है निकल जाए। जैसे खाना होता है, खाना हम जो भी खाते हैं 2 घंटे में कहते हैं ना पच जाता है, ऐसी जो जान होती है वो 2 घंटे में निकल जाती है। और 2 घंटे के बाद आपको एक मेडिकल अपना वो एक सर्टिफिकेट देता है, जो रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर होता है जेल का, कि इनकी जान जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जो वो सर्टिफिकेट होता है वो हमें कोर्ट में भेजना होता है, जिस कोर्ट ने उनको ब्लैक वारंट इशू किया होता है, उनको हम कहते हैं कि आपने जो डायरेक्शन दी थी वो डायरेक्शन पूरी हो गई है, ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है जिसमें कहा है कि उनको फांसी दे दी और लाइफ एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन अगर 2 घंटे में भी, जैसे आपने कहा कुछ मामलों में आपने देखा जान नहीं गई किसी की, तब क्या करेंगे? देखिए, इसका जो है प्रोसीजर तो उसमें लिखा नहीं हुआ, पर मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ, मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ ये। क्या हुआ था कि एक रंगा बिल्ला करके 2 शख्स थे, जिसको कहते हैं कि पहली जो निर्भया का केस जो दिल्ली में अगर हुआ था तो 1975-76 के आसपास था ये, जिसमें कि 2 भाई बहन संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा, उनको रंगा और बिल्ला शख्स ने जो है मारा था, रेप किया था लड़की को, और करके उनकी बॉडी जो है यहाँ पे रिज रोड पे फेंक दी थी। तो बहुत मैं उस टाइम पे था, तो जितना मेरे ख्याल निर्भया केस में इतना प्रोटेस्ट नहीं हुआ होगा जितना उस टाइम पे प्रोटेस्ट हुआ था। और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे
वो इनके घर गए थे, ये क्योंकि आर्मी ऑफिसर के बच्चे थे ये, जी। तो उनके घर गए थे। तो जो इसमें रंगा था वो तो बड़ा स्लिम था, जो बिल्ला था वो थोड़ा हैवी था। तो जब इनको फांसी पे लटकाया, हम 4 लोगों को इकट्ठा फांसी पे लटका सकते हैं, जैसे करतार उजागर थे उनको दोनों को इकट्ठा लटकाया, ऐसे रंगा बिल्ला को हमने इकट्ठा लटकाया। तो जब लटकाया तो डॉक्टर साहब जब आए 2 घंटे के बाद, तो उन्होंने देखा कि बिल्ला की लाइफ तो चली गई थी, पर रंगा में अभी जान थी, उसका सांस चल रहा था क्योंकि बड़ा स्लिम था वो। तो उसके केस में अब कोई प्रोविज़न कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ था कि उसमें क्या करना है, छोड़ दिया जाए कि तो मार मैं दिया आपको जाए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने फिर उसकी टांग खींच के नीचे से टांग खींच के उसकी जबरदस्ती जान जो है निकाली थी, वजन दिया गया उसको। वजन दिया गया। तो ये तमाम वो बातें हैं जो शायद हम लोगों की जानकारी से परे होती हैं, लेकिन जहाँ हमने राइट्स की बात की तो वहाँ पर आखिरी लम्हे तक, आखिरी वक्त तक उनको ब्लैक वारंट के बाद भी इख्तियार हासिल होता है कि वो उसे भी देखा जाए तो चैलेंज कर सकते हैं, ब्लैक वारंट के खिलाफ भी जा सकते हैं। पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है, पूरा कानूनी उसको इख्तियार दिया गया है। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, चलिए पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कॉन्विक्ट्स होते हैं वो अपनी सज़ा काटने के बाद भी सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो मॉडल प्रिजनर्स एक्ट में आफ्टर केयर सर्विसेज का क्या उस पर क्या स्टैंड है? देखिए क्या होता है, आप सही कह रहे हैं कि जो उनका रिहेबिलिटेशन जो होता है, जो जब छूटता है, तो हमारे यहाँ रिहेबिलिटेशन बहुत स्लो है। हमारे यहाँ सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। बहुत सारे केसों में हमने देखा है कि जब जो एम्प्लॉयर है, जब वो बंदा गया नौकरी के लिए तो वो 20,000 रुपये उसको सैलरी दे रहा था, पर जब उसको पता लगता है कि जेल से छूट के आया तो एकदम काट करके 15,000 या 10,000 उस पर कर देता था। जी। इसीलिए हमने ना कैंपस प्लेसमेंट्स करनी शुरू की थी जेल में, और अभी भी चल रही हैं तिहाड़ में, बाकी और जगह तो मुझे नहीं पता। तो उसमें क्या होता था कि हम उसका क्वालिफिकेशन लेके, तो जो हमारे बड़े बड़ी कंपनी हैं वहाँ से लोग आते थे, एक अपना एक कर्तव्य समझते थे कि रिहेबिलिटेशन करने के लिए वो आते थे, और जो उसकी क्षमता होती थी कैदी की, उसके हिसाब से उसको निकलने के बाद नौकरी देते थे। पर ये बहुत ज़्यादा छोटा स्टेप होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर 100 लोग छूट रहे हैं तो मुश्किल से 2 या 3 लोगों को ही नौकरी मिल पाती है। बाकी जिसको भी पता लगता है कि ये जेल में काट के आया है, तो चाहे उस जितना मर्जी वेल क्वालिफाइड क्यों ना, वो उसको जॉब नहीं देते। ये एक जो सोसाइटी और एक प्रिजनर के बीच में एक गैप है, ये सबसे बड़ा रीज़न है जिससे कि रेसिडिज्म रेट जो है हमारी बढ़ रही है, रिपीटर रेट जो है बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा वो है। अब आप जाएंगे विदेशों में, अगर मैं सिंगापुर का एग्जांपल लूँ तो वहाँ पे येलो रिबन सोसाइटी बनाई हुई है, जिसका काम ही येलो रिबन सोसाइटी का है कि उनको जॉब देना, जो जेल से छूटे हैं उनका जॉब देना, येलो रिबन सोसाइटी है। पर यहाँ पे भी सरकार ने कई स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि हर एक जगह पे एक फिनेंशियल हेल्प देते हैं। फिनेंशियल हेल्प देते हैं कि अगर कोई काम अपना सेटअप करना चाहे, कोई छोटा मोटा रेडी लगाना चाहता है या कोई दुकान छोटी मोटी खोलना चाहता है, या कोई सरकारी दुकान है तो उसकी एलोकेशन उसको हो जाता है, तो उसके लिए सरकार उनको प्रेफरेंस देती है। पर सरकार का जो भी इसमें स्टेप्स हैं वो इनएडिक्वेट है। जब तक सोसाइटी जो है इसमें साथ नहीं देगी उनके रिहेबिलिटेशन में, तब तक ये चीज़ जो है, ये गैप रहेगा, और रिपीटर जो हमारे रेसिडिज्म रेट जो है ये बढ़ती रहेगी। यानी रिपीट ऑफेंडर हम सामने देखते रहेंगे इस तरीके से। और यहाँ इसी बात को मैं कनेक्ट करता हूँ जहाँ अजय कुमार पांडे जी ने कहा था कि एटीट्यूडल चेंज जो है वो बहुत ज़रूरी है इस तरह के उसमें। और जहाँ कानून की बात आती है, अजय साहब, क्या इसके अंदर हमने ख्वातीन कैदियों की, ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए कुछ इसमें इस कानून के अंदर बात कही गई है, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किया गया है? बहुत अच्छा सवाल पूछा, और शायद ये बहस पूरी नहीं होती अगर इन सवालों की तरफ हम ना जाते। देखिए, जेल में अगर हम इस मॉडल से पहले की बात करें तो इन दोनों की स्थिति बहुत खराब है, और मजबूरन अगर हमको एक सीला बारबड़ा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने जो असलियत सच्चाई है महिला कैदियों की जेल में, उसको खोल करके रख दी। जैसा कि सर कह रहे हैं कि वो गरीब तबके से आता है, उसके बाद दूसरी मार पड़ गई कि वो महिला है, और उसके फैमिली मेंबर्स जेल में जाते उससे संपर्क बिल्कुल काट देते। ऐसी हालत में उसके सामने कोई ऑप्शंस नहीं है कि जो हीनियस क्राइम के क्रिमिनल्स हैं वहाँ पे, उनके सपोर्ट से वो जिंदा रह सके।
शायद सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कानून अगर सबसे ज़्यादा कहीं देखने को अपने इम्प्लीमेंटेशन में आता है तो वो जेल में है और वो महिला कैदियों के साथ है। तो इस बार जो क्लासिफिकेशन ऑफ कैदियों की बात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में की गई है, ओवर क्राउडिंग की बात करते हैं जो आपने बात कही, क्या इसके ऊपर किसी आम कैदी को यह अधिकार हासिल है कि वो अदालत का रुख करे कि जहां मुझे ठहराया गया है, जिस जेल में मुझे रखा गया है, वहां पर मेरी बेसिक नीड्स और अगर ह्यूमन डिग्निटी की बात करें तो वो नहीं है? मैं इसमें दो इदारों का बड़ा महत्व मानता हूँ कि शायद पहली बार चंद्रचूड़ साहब या मोदी जी की सरकार में या अमित शाह ने, मैं ये नहीं कहता कि व्यापक परिवर्तन हो जाएगा, 130 साल का अंधकार एक दिया जलाने से दूर हो जाएगा, लेकिन एक सोच आई है तब्दीली की, कुछ रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। जैसा सर कहते हैं लास्ट होता है एजेंडा ये, लेकिन वहाँ पे ये बात हो रही है कि कैदियों के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। ये सवाल बड़ी शिद्दत से आप भी बहस कर रहे हैं आज, नहीं तो कौन उठाता था? यहाँ तो आम हुकूक को अपने रोटी कपड़ा और मकान से फुर्सत नहीं है। उसे हालत में कैदियों के ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, बॉडी की ह्यूमन डिग्निटी की बात हो रही है। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की तरफ, मुल्क एक डेवलप्ड नेशन की तरफ, जहां कानून का सम्मान हो, कानून का राज हो। नहीं तो फिर मैं वही कहूंगा, नफरत नहीं थी हमें अंग्रेजों के सौंप सूरत से, नफरत थी हमको उनके अंदाजे हुकूमत से। अंदाजे हुकूमत बदला, कानून बदले और हर किसी के हुकूक की, राइट्स की बात कही गई है यहाँ पर। और आज हमने उन तमाम बातों पर चर्चा करने की कोशिश की जो एक कैदी से मुताल्लिक होते हैं या उन लोगों से कि जिनको अभी तक सज़ा तो नहीं मिली है लेकिन वो जेल में है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों खास मेहमानों का कि आपने आज के इस मुद्दे पर रोशनी डाली, और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने सवालों से इस प्रोग्राम को और खूबसूरत बनाया। यहाँ हम आपसे इजाज़त देंगे, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात के साथ। फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू पर गुफ्तगू करते हुए। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।